नमस्कार, मेरा नाम पीयूष तिवारी है। आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो आपके आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है आपका, शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। आपके ऑप्शन है गाजीपुर में स्थित है, सासाराम में स्थित है, बक्सर में स्थित है या लाहौर में स्थित है। तो आपको बताना है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन है गाजीपुर, सासाराम, बक्सर या लाहौर। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। और यदि यहीं पे शेरशाह सूरी के बचपन का नाम पूछा जाए तो आपको याद रखना है इसके बचपन का नाम है फरीद। इसके बचपन का नाम फरीद था। और आपको चौसा के युद्ध को भी याद रखना है। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी की जीत हुई थी और हुमायूं पराजित हुआ था। ठीक है, तो आपको याद रखना है चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। अगला प्रश्न है, लेडी डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियन फर्स्ट मेडिसिन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। आपके ऑप्शन है कविता रॉय के द्वारा, अरविंद घोष के द्वारा, शशि थरूर के द्वारा या सलमान रुश्दी के द्वारा। यदि बात की जाए लेडी डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियन फर्स्ट मेडिसिन की, तो यह पुस्तक कविता रॉय के द्वारा लिखी गई है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। और यदि यहीं पे बात की जाए अरविंद घोष की, तो अरविंद घोष के द्वारा लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक लिखी गई है। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है। यदि बात की जाए सलमान रुश्दी की, तो सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई पुस्तकें जो कि अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं, उनको हम यहाँ पे लिखेंगे और आप अपने रजिस्टर पर इसको उतारिए और इनको याद रखिए। ठीक है, और इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है एक मिडनाइट चिल्ड्रन। ठीक है, तो मिडनाइट चिल्ड्रन जो पुस्तक है, इसके लिए सलमान रुश्दी को 1981 में बुकर प्राइज दिया गया था। इसीलिए यह पुस्तक आपकी इंपॉर्टेंट बनती है और आपको याद रखना है सलमान रुश्दी की पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रन को। ठीक है, और इनकी दूसरी पुस्तक को देखें तो इनकी दूसरी पुस्तक है द सेनेटिक वर्सेस एंड द फतवा। द सैटेनिक वर्सेस एंड द फतवा। ठीक है, तो इनकी दूसरी पुस्तक है द सैटेनिक वर्सेस एंड द फतवा। ठीक है, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको आपको याद रखना है। इनकी एक और पुस्तक है जिसका नाम है सेम, SHAME, सेम पुस्तक के लिए सलमान रुश्दी को 1983 ईस्वी में बुकर प्राइज दिया गया था। ठीक है, तो मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए 1981 में और सेम पुस्तक के लिए 1983 में सलमान रुश्दी को मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, संसद की सदस्यता हेतु आहारता का मुद्दा भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के दायरे के अंतर्गत आता है। तो आपको बताना है संसद सदस्य की जो सदस्यता की एलिजिबिलिटी है वह किस अनुच्छेद में बताई गई है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 83 में, अनुच्छेद 84 में, अनुच्छेद 76 में या अनुच्छेद 108 में। तो यदि बात की जाए अनुच्छेद 108 की, तो अनुच्छेद 108 आपका संबंधित है संयुक्त बैठक से संबंधित है आपका अनुच्छेद 108। और यदि अनुच्छेद 76 की बात की जाए तो अनुच्छेद 76 महान्यायवादी से संबंधित है। ठीक है, महान्यायवादी से संबंधित है अनुच्छेद 76। और यदि अनुच्छेद 84 की बात की जाए तो अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए
योग्यताओं के बारे में बताता है। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 84 आपकी संसद की सदस्यता हेतु जो भी एलिजिबिलिटी या योग्यताएं हैं उनके बारे में बताता है अनुच्छेद 84। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। और यदि यहीं पे बात की जाए अनुच्छेद 83 की, तो अनुच्छेद 83 के द्वारा संसद सदनों की अवधि के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? आपके ऑप्शन है अंजलाई, अम्माल, रानी गाडिल्यू, सुचेता कृपलानी या मालती चौधरी। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। रानी गाडिल्यू ने पूर्वोत्तर भारत से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और ये बेसिकली आपकी मणिपुर से संबंधित थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, सिकंदरा जो आगरा का उपनगरीय क्षेत्र है खालिस्तान के मकबरे से जुड़ा है। तो आपको बताना है सिकंदरा में किस शासक का मकबरा स्थित है। आपके ऑप्शन है जहांगीर का है, सिकंदर का मकबरा स्थित है, हुमायूं का मकबरा स्थित है या अकबर का मकबरा स्थित है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्थित है। अकबर ने अपने मकबरा का निर्माण स्वयं 1605 ईस्वी में कराया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, मितव्यता का विरोधाभास की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो आपको बताना है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट की जो थ्योरी है वह किसके द्वारा दी गई है। आपके ऑप्शन है कीन्स के द्वारा, एडम स्मिथ के द्वारा, अमर्त्य सेन के द्वारा या अभिजीत बैनर्जी के द्वारा। तो मितव्यता का विरोधाभास की अवधारणा जो है वह आपके कीन्स के द्वारा दी गई है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट की थ्योरी कीन्स के द्वारा दी गई है। और यदि बात की जाए एडम स्मिथ की, तो एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का जनक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अकबर और बाज बहादुर के मध्य 1561 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? आपके ऑप्शन है काबुल का युद्ध, तिलवाड़ा का युद्ध, पानीपत का युद्ध या मालवा का युद्ध। यदि बात की जाए काबुल के युद्ध की, तो काबुल का युद्ध 1581 ईस्वी में अकबर और मिर्जा हकीम के बीच में लड़ा गया था, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। ठीक, और यदि बात की जाए तिलवाड़ा के युद्ध की, तो तिलवाड़ा का युद्ध 1560 ईस्वी में अकबर और बैरम खां के बीच में लड़ा गया था। तो आपको याद रखना है तिलवाड़ा का युद्ध अकबर और बैरम खां के बीच में लड़ा गया था। और यदि पानीपत के द्वितीय युद्ध की बात की जाए, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। अकबर वर्सेस हेमू के बीच में लड़ा गया था पानीपत का द्वितीय युद्ध, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अकबर और बाज बहादुर के मध्य मालवा का युद्ध 1561 में लड़ा गया था, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भोपाल नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन है आसफ उद्दौला, राजा भोज के द्वारा, राणा उदय सिंह के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। यदि बात की जाए आसफ उद्दौला की, तो आसफ उद्दौला के द्वारा लखनऊ शहर की स्थापना की गई थी। लखनऊ शहर की स्थापना आसफ उद्दौला के द्वारा की गई थी। और यदि भोपाल नगर की स्थापना की बात की जाए, तो इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति राजा भोज थे। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, वेदांग की संख्या कितनी है? आपको बताना है वेदांगों की संख्या कितनी है। आपके ऑप्शन है 6 है, 7 है, 8 है या 9 है। तो आपको याद रखना है वेदांगों की संख्या 6 है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा
ऑप्शन नंबर ए। वेदांगों की संख्या याद रखने के साथ साथ इन वेदांगों के नाम क्या है वो भी आपको याद होने चाहिए। तो एक एक करके हम उन वेदांगों के नाम देखते हैं। यदि हम पहले वेदांग को देखें तो इसका नाम है शिक्षा। पहला वेदांग है आपका शिक्षा। दूसरा है आपका कल्प। तीसरा है आपका निरुक्त। चौथा है आपका व्याकरण। पांचवा है आपका छंद और छठा है आपका ज्योतिष। आपको वेदांगों की संख्या के साथ साथ वेदांगों के नाम भी याद रखने हैं, क्योंकि इन पे प्रश्न बन सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा वेदांग नहीं है। 3 ऑप्शन आपके दे दिए जाएं, जैसे शिक्षा, कल्प, निरुक्त, और एक आपका कुछ अलग रख दिया जाए, तो आपको चुनना होगा कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे भी इस पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको वेदांगों की संख्या के साथ साथ इनके नाम भी याद होने चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका रामपुरवा का स्तंभ लेख किसके द्वारा लिखाया गया था। तो आपको बताना है रामपुरवा का जो स्तंभ लेख है किस शासक के द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था। आपके ऑप्शन है शेरशाह सूरी के द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा, अशोक के द्वारा या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, तो रामपुरवा का स्तंभ लेख जो है आपका चंपारण बिहार में स्थित है। चंपारण बिहार में स्थित है आपका रामपुरवा का स्तंभ, और इस स्तंभ के ऊपर शीर्ष पर बैल की मूर्ति बनी हुई है। ठीक है, तो रामपुरवा का जो स्तंभ है इसके ऊपर बैल की मूर्ति बनी हुई है और यह चंपारण बिहार में स्थित है। ठीक है, और इस स्तंभ लेख का जो निर्माण कराने वाले व्यक्ति थे वह है आपके अशोक। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। आपके ऑप्शन है विनोबा भावे के द्वारा, नेहरू के द्वारा, गांधी जी के द्वारा या बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। यदि बात की जाए व्यक्तिगत सत्याग्रह की, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह को अगस्त प्रस्ताव के विरोध में प्रारंभ किया गया था, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी 17 अक्टूबर। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी 17 अक्टूबर 1940 में, और यह अगस्त प्रस्ताव के विरोध में प्रारंभ किया गया था, और इसका नेतृत्व या मेजबानी करने वाले व्यक्ति गांधी जी थे। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रश्न से एक प्रश्न और निकलेगा। आपसे यदि पूछ लिया जाए व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही कौन थे। प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो आपको याद रखना है व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही जो थे आपके विनोबा भावे थे। विनोबा भावे थे। और यदि आपसे द्वितीय या सेकंड सत्याग्रही आपसे पूछ लिए जाए तो आपको याद रखना है पंडित नेहरू जो थे। पंडित नेहरू जो थे आपके द्वितीय सत्याग्रही होंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह के। ठीक, अगला प्रश्न है आपका डॉक्टर यूसुफ मेहर अली के द्वारा किस पुस्तक की रचना की गई थी। आपके ऑप्शन है अ ट्रिप टू पाकिस्तान, द प्राइस ऑफ लिबर्टी, लीडर्स ऑफ इंडिया या ये सभी। तो इन तीनों पुस्तकों को डॉक्टर यूसुफ मेहर अली के द्वारा लिखा गया था। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी पुस्तकें डॉक्टर यूसुफ मेहर अली के द्वारा लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कोलकाता में किस गवर्नर जनरल के समय उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। आपके ऑप्शन है डलहौजी के समय पर, वेलेजली के समय पर, वॉरेन हेस्टिंग के समय पर या माउंटबेटन के समय पर। तो आपको बताना है किस गवर्नर जनरल के समय पर कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है,
तो आपके ऑप्शन है डलहौजी, बेलेजली, वॉरेन हेस्टिंग या माउंटबेटन। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। तो वॉरेन हेस्टिंग के समय में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। और जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी। ठीक है, अन्य न्यायाधीश। तो आपको याद रखना है, जब कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, उसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश के रूप में एलिजा इम्पे को नियुक्त किया गया था। आपको याद रखना है, एलिजा इम्पे। ठीक है, तो आपको याद रखना है उच्चतम न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे था। यदि 3 अन्य न्यायाधीशों की बात की जाए तो इनके नामों को भी हम देख लेते हैं। पहला है आपका चैम्बर्स, दूसरा था आपका लिमेंस्टर और आपका तीसरा था हाइड। ठीक है, तो आपको याद रखना है सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी। इसमें मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे था और 3 अन्य न्यायाधीश जो थे चैम्बर्स, लेमेंस्टर और हाइड थे। ठीक है, तो इन सबको आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान पाए जाते हैं। तो आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन है स्टेपीज, डाउन्स, पुछताछ या बेल्ट्स। यदि बात की जाए बेल्ट्स घास के मैदान की, तो वेल्स घास के मैदान साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। और यदि यहीं पे पुछताछ घास के मैदान की बात की जाए तो यह हंगरी में पाए जाते हैं। और हम डाउन्स घास के मैदान की बात करें तो डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। और यदि यहीं पे स्टेपीज घास के मैदान की बात की जाए तो यह यूरोप में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है मुंबई में, बड़ौदा में है, नई दिल्ली में है या आगरा में है। यदि बात की जाए पंजाब नेशनल बैंक की, तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। पंजाब नेशनल बैंक का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। आपके ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी और जीबी मावलंकर। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। 1977 में पहली बार भारत में कोई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बना था जिनका नाम मोरारजी देसाई था। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, लाइकेन पार्क स्थित है। आपके ऑप्शन है कोलकाता में, उत्तराखंड में, केरल में या गुरुग्राम में। यदि बात की जाए गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम में पहला मतदाता पार्क बनाया गया है। पहला मतदाता पार्क। ठीक है, तो पहला मतदाता पार्क गुरुग्राम में बनाया गया है। और यदि बात की जाए केरल की, तो केरल में पेरियार नेशनल पार्क स्थित है, पेरियार। और एराविकुलम नेशनल पार्क स्थित है, एराविकुलम। ठीक है, तो पेरियार और एराविकुलम जो नेशनल पार्क है वह केरल में स्थित है। यदि बात की जाए कलकत्ता की, तो कलकत्ता में आपका स्थित है टायर पार्क। ठीक है, टायर पार्क कलकत्ता में स्थित है। तो आपका इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
लाइकेन पार्क उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची के विषय से हटाकर समवर्ती सूची के विषय में जोड़ा गया? ठीक है, तो आपको बताना है शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची के विषय से हटाकर समवर्ती सूची का विषय बनाया गया। ठीक है, आपके ऑप्शन है संविधान संशोधन 42 के द्वारा, संविधान संशोधन 44 के द्वारा, संविधान संशोधन 86 के द्वारा या संविधान संशोधन 92 के द्वारा। यदि बात की जाए संविधान संशोधन 42 की, तो संविधान संशोधन 42 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। यह 3 शब्द हैं आपके समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। यदि बात की जाए संविधान संशोधन 44 की, तो संविधान संशोधन 44 के द्वारा संपत्ति का मौलिक अधिकार जो था इसे कानूनी अधिकार की सूची में डाला गया है। ठीक है, संविधान संशोधन 44 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया, कानूनी अधिकार में डाला गया। ठीक है, यदि बात की जाए संविधान संशोधन 86 की, तो संविधान संशोधन 86 यह सुनिश्चित करता है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं इनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी। यह अभिभावक और माता पिता का मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यदि बात की जाए संविधान संशोधन 92 की, तो संविधान संशोधन 92 के द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई और यह 4 भाषाएं आपकी हैं बोडो, मैथिली, डोंगरी और संथाली। ठीक है, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली ये 4 भाषाएं 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। को यह भाषाएं हैं आपकी बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, तो आपका इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा और वन को समवर्ती सूची में लाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 5 दिसंबर को, 15 दिसंबर को, 22 दिसंबर को या 2 दिसंबर को। तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है ये, जलोटी कहाँ की मुद्रा है? तो आपको बताना है जलोटी कहाँ की मुद्रा है। आपके ऑप्शन है पोलैंड की, सोम, दिनार। तो ये आपके देश ना होकर ये तीनों मुद्राएं दे दी गई ऑप्शन में। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जलोटी पोलैंड की मुद्रा है। यदि सोम को देखा जाए तो सोम उज्बेकिस्तान की मुद्रा है। ठीक है, और यदि हम दिनार की बात करें तो दिनार मुद्रा होगी आपकी जॉर्डन, कुवैत, लीबिया और ट्यूनीसिया की। ठीक है, जॉर्डन, कुवैत, लीबिया, ठीक है, और ट्यूनीसिया, अल्जीरिया। ठीक है, तो दिनार मुद्रा होगी आपकी जॉर्डन, कुवैत, लीबिया, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया और इराक की। ठीक है, इराक की भी आपकी मुद्रा क्या है? दिनार, इराक। ठीक है, और युआन की बात की जाए तो युआन जो मुद्रा होगी, युआन और रेनमिनबी जो मुद्रा होती है यह होती है आपकी चीन की। ठीक है, तो युआन मुद्रा होगी आपकी चीन की, दिनार जॉर्डन, कुवैत, लीबिया, इराक, ट्यूनीसिया की मुद्रा होगी, और सोम जो मुद्रा होगी आपकी उज्बेकिस्तान की होगी। तो आपका राइट ऑप्शन होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, पोलैंड की मुद्रा जलोटी है। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।